नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन बिहार के इतिहास के तीसरे क्लास में हम लोग एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स महाजनपद काल को कवर करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि महाजनपद काल के 16 महाजनपद जिसकी अवस्थिति आप इस मैप में भी देख सकते हैं, में से 3 शक्तिशाली महाजनपद बिहार से ही संबंधित थे, जिनमें मगध, अंग और वज्जी संघ शामिल है। और वज्जी संघ तो विश्व का पहला गणराज्य भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस पूरे महाजनपद काल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को परीक्षा की दृष्टि से हम लोग 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे और फिर व्याख्या के माध्यम से इस टॉपिक्स के पूरे कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारा इस टॉपिक्स पे कवर पकड़ मजबूत हो सके। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक सूचना दे दूं कि बिहार स्पेशल के तहत अभी तक जितने भी क्लास हुए हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप लोग उसे जरूर देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे जरूर क्लिक करिएगा और वीडियो को देखिएगा। आपको काफ़ी उससे फायदा होगा आगामी परीक्षा की दृष्टि से। दोस्तों, तो अब आज के प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं जो कि महाजनपद काल से है। पहला प्रश्न है, 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्न में से किस स्रोत में मिलता है? ऑप्शन है आपके सामने अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, भगवती सूत्र, उपरोक्त सभी और ई ऑप्शन, जैसा कि बीपीएससी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी में। यानी 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में भी है, महावस्तु में भी है और भगवती सूत्र में भी है। दोस्तों, अब व्याख्या के माध्यम से हम लोग समझेंगे इस पूरे टॉपिक्स को। और ये जो मेरा व्याख्या होता है दोस्तों, इसको आप इत्मीनान से और ध्यान से सुनिएगा। ये व्याख्या नहीं, एक नोट्स है और इस व्याख्या के माध्यम से ही आगे सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में भी प्रश्न इसी से आते हैं और मैं भी आगे के प्रश्न इस व्याख्या के माध्यम से हूँ आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो इस व्याख्या को आप काफ़ी ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जैसा कि अब ईसा पूर्व की बात हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ईसा मसीह के जन्म के काल को ईसवी कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पूर्व हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय हुआ। अब जो वैदिक काल था उसके बाद महाजनपद काल का उदय होता है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वैदिक काल तक पढ़ा था। वैदिक और उत्तर वैदिक काल दो पार्ट में होते हैं, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक का काल होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का, और 600 ईसा पूर्व से फिर महाजनपद का काल स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो आज हम लोग महाजनपद काल को कवर कर रहे हैं। इसी काल में, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में विशाल एवं संगठित राज्यों का उदय हुआ। इसी काल में 16 महाजनपदों और 10 गणराज्यों, जिसमें 8 वज्जी और 2 मल, 10 गणराज्यों की चर्चा बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। जो इन ग्रंथों में 16 महाजनपद और 10 गणराज्यों का उल्लेख किया गया है। 10 गणराज्यों में 8 गणराज्य वज्जी संघ में शामिल थे और 2 गणराज्य मल संघ में शामिल थे। ठीक है, जिनमें से 3 सबसे शक्तिशाली महाजनपद, जो 16 महाजनपद थे उनमें 3 शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन? वज्जी, अंग और मगध बिहार क्षेत्र में ही थे। आपने पिछले स्टार्टिंग के हमारे मैप में भी आपने देखा होगा। ये जो मैप है इसमें जो 3 कौन कौन से हम लोग देख लेते हैं। एक तो हो गया, एक सेकेंड दोस्तों, एक हो गया मगध और फिर हो गया अंग और फिर हो गया वज्जी। ये तीनों जो क्षेत्र है ना, तीनों का क्षेत्र है, ये बिहार का क्षेत्र पड़ता है। ठीक, तो ये तीनों जो जनपद है वो बिहार से संबंधित है। तो यही यहाँ पे है, जिनमें 3 सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली महाजनपद वज्जी, अंग और मगध बिहार क्षेत्र से थे। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। विश्व की सबसे पहली और पुरानी गणतंत्रात्मक व्यवस्था इन्हीं जनपदों में थी, एक वज्जी और मल में।
और टोटल 10 गणराज्य थे, जिनमें 8 गणराज्य वज्जी संघ में और 2 गणराज्य मल्लों में थी। ठीक, बुद्ध के समय मिथिला एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध के समय कौन सा नगर जो था व्यापारिक केंद्र था? तो मिथिला। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और इस व्याख्या को आप अगर इत्मीनान से सुने होंगे तो कई सारे प्रश्न के जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, मैं अब ई ऑप्शन को, जैसा कि ई ऑप्शन में लिखा रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, तो केवल ई मैं बोलूंगा, जिससे आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ई ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन में ई बोलूंगा। ठीक, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय, इनमें से कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे? जो 16 महाजनपद हुआ, उनमें से कितने महाजनपद बिहार क्षेत्र में अवस्थित थे? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसे आसानी से पढ़ लिया था, तो इसका जवाब आसानी से दे सकेंगे। पहला ऑप्शन है 2, 3, 4, 5 और पांचवा ऑप्शन हो जाएगा ई, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 3 महाजनपद। जो 16 जो महाजनपद थे, उनमें से 3 महाजनपद बिहार से थे, और वो 3 महाजनपद कौन है? तो मगध, अंग और वज्जी। वज्जी जो था 8 गणराज्यों का संघ था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में अवस्थित नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने अंग, वज्जी, वत्स और पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अंग भी बिहार में था, वज्जी भी बिहार में था और मगध भी बिहार में था। तो वत्स जो था वो बिहार से संबंधित नहीं था। इसका उत्तर होगा सी। आज का चौथा प्रश्न, महाजनपदों में से किन महाजनपद या जनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? तो किन में थी? ऑप्शन है आपके सामने वज्जी में, मल में, ए और बी दोनों में, मगध में और ई ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमने देखा था कि 16 महाजनपदों में 2 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, और वे जो 2 महाजनपद थे वज्जी और मल, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और वज्जी जो था वो बिहार में था, तो बिहार से जब पूछा जाएगा तो वज्जी हो जाएगा, लेकिन टोटल महाजनपदों में से पूछा गया है तो 2 है वज्जी और मल। मल बिहार से बाहर के क्षेत्र में था। ठीक, लेकिन वो भी गणराज्य था। अब पांचवा प्रश्न लेते हैं, बुद्ध के समय निम्नलिखित में से कौन सा नगर एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था? ऑप्शन है आपके सामने मिथिला, ऑप्शन बी है चंपा, ऑप्शन सी है आपके सामने श्रावस्ती और ऑप्शन डी है राजगृह, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका भी उत्तर हम लोग पहले प्रश्न के व्याख्या में पढ़ चुके हैं, और इसका ऑप्शन सही है ए यानी मिथिला। मिथिला प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था बुद्ध के समय में। आज का छठा प्रश्न, बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद आज 8 राज्यों का संघ था? ऑप्शन है आपके सामने मगध, वज्जी, अंग और मल्ल। तो बिहार में स्थित पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी वज्जी। वज्जी 8 राज्यों का संघ था, और टोटल 10 गणराज्य थे, जिसमें 8 वज्जी में और 2 मल्लों में शामिल थे, लेकिन वज्जी बिहार में आता था। इसलिए क्वेश्चन में बिहार में स्थित कौन सा महाजनपद पूछा है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी वज्जी। आज का इसको व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं दोस्तों वज्जी के बारे में। वज्जी महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह विशेष रूप से विख्यात थे। 8 राज्यों का जो संघ था, उसमें ये 3 जो राज्य थे वो काफी विख्यात थे। इस महाजनपद में वर्तमान बिहार के चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा जिले शामिल थे, और वैशाली इसकी राजधानी थी। तो वज्जी में जो वज्जी संघ था, जो 8 राज्यों का संघ था, इन टोटल 8 राज्यों में जो कौन कौन से क्षेत्र आते थे, तो चंपारण, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और दरभंगा के वर्तमान जिले उस समय शामिल थे। और वज्जी संघों की राजधानी, वज्जी संघ की राजधानी जो वज्जी महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वज्जी संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है आपके सामने लिच्छवी, ज्ञात्रिक, विदेह, चेदी और ई ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, लिच्छवी भी शामिल था, ज्ञात्रिक भी शामिल था, विदेह भी शामिल था, यानी डी यानी चेदी वज्जी संघ में शामिल नहीं था। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, चेदी को छोड़कर अन्य सभी विकल्प
वज्जी संघ में सम्मिलित थे, यानी लिच्छवी, ज्ञात्रिक और विदेय, ये तीनों वज्जी संघ से सम्मिलित थे। टोटल वज्जी में 8 संघ, 8 राज्य शामिल थे। ठीक। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश का वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। जो चेदी जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड, वर्तमान बुंदेलखंड यानी यूपी में पड़ता है, जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी। महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था। कहाँ का? चेदी का, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। आपने श्री कृष्ण या महाभारत में देखे होंगे, जो शिशुपाल वध का एक एपिसोड ही था जिसमें कृष्ण ने उसका वध किया है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और आज का 8वां प्रश्न लेते हैं। वर्तमान का कौन सा क्षेत्र वज्जी संघ के अंतर्गत शामिल था? तो हम लोग ने चर्चा की है, बिहार का कौन सा क्षेत्र शामिल था। ऑप्शन है आपके सामने चंपारण एवं सारण, बी ऑप्शन दरभंगा, सी ऑप्शन मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन सीतामढ़ी और ई 5वां ऑप्शन ई। तो इस यानी उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ई, क्योंकि व्याख्या में हमने देखा था कि चंपारण, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, ये जो सारे जो क्षेत्र थे ना, ये वज्जी संघ में, वज्जी महाजनपद के ही क्षेत्र थे। तो ई ऑप्शन सही होगा। आज का 9वां प्रश्न दोस्तों, बिहार के भागों में स्थित कौन सा महाजनपद में गणतंत्र था? कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? तो ऑप्शन है आपके सामने मगध, अंग, वज्जी, उपरोक्त सभी में या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी वज्जी। 16 महाजनपदों में 2 ही गणतंत्र थे, एक थे वज्जी और दूसरा था मल। वज्जी बिहार में पड़ता था। ठीक। आज का 10वां पूर्व प्रश्न, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ऑप्शन है आपके सामने वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में, पाटलिपुत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी वैशाली। वैशाली चूंकि वज्जी संघ की राजधानी थी। ठीक। तो ए होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। वज्जी संघ की राजधानी थी, ऑप्शन है आपके सामने वैशाली, मुजफ्फरपुर, कुंडग्राम, मिथिला और ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली। अब हम लोग वैशाली के बारे में देख लेते हैं व्याख्या में, और आप इत्मीनान से मेरे व्याख्या को सुनिएगा। वज्जी संघ के 8 राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य लिच्छवी था। 8 जो संघ थे, जो वज्जी संघ था, वो 8 राज्यों से मिलकर बना था। उसमें सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? लिच्छवी था, तथा लिच्छवियों की राजधानी वैशाली ही वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। तो लिच्छवियों की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और वैशाली जो था वही वज्जी संघ की भी राजधानी थी। अब मान लीजिए कि आप दिल्ली, जो दिल्ली है एक अभी तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश ना होकर एक राज्य रहता और दिल्ली की राजधानी दिल्ली होती। ठीक। तो एक तो दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली हुई और पूरे भारत की भी राजधानी दिल्ली है। उसी तरह जो था भारत, उसी तरह उस समय जो लिच्छवी की राजधानी वैशाली ही वज्जी संघ की राजधानी थी। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। वज्जी जो 8 राज्यों का संघ था उसमें सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो लिच्छवी था। इसकी शासन व्यवस्था अत्यंत संगठित थी। वैशाली गणराज्य की सीमा वर्तमान समय का वैशाली एवं मुजफ्फरपुर जिला था। इसकी राजधानी वैशाली, यहाँ पे लिच्छवी गणराज्य की सीमा वर्तमान समय में का वैशाली और मुजफ्फरपुर जिला है। इसकी राजधानी वैशाली की पहचान मुजफ्फरपुर जिले के वसाड़ से की गई है। वर्तमान जो मुजफ्फरपुर जिला में जो वसाड़ नामक जगह है ना, उसकी पहचान उस समय के वैशाली से की गई है। और जो लिच्छवी गणराज्य है उसमें मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र आते हैं। तो ठीक है, अब इस व्याख्या को आप इत्मीनान से सुने होंगे तो कई सारे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। वज्जी संघ के 8 राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य था वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, कपिलवस्तु के शाक्य। और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी वैशाली के लिच्छवी। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसे कवर कर लिया है। आज का 13वां प्रश्न, महाजनपद काल के वैशाली गणराज्य के अंतर्गत वर्तमान समय का कौन सा जिला सम्मिलित था? ऑप्शन है आपके सामने, यहां वैशाली गणराज्य नहीं हो जाएगा, लिच्छवी गणराज्य। ठीक है, गलती से वैशाली हो गया है, लिच्छवी गणराज्य होगा। ठीक। तो लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत वर्तमान समय का कौन सा जिला सम्मिलित था? ऑप्शन आपके सामने मुजफ्फरपुर, वैशाली, ए और बी दोनों, चंपारण,
और ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, मुजफ्फरपुर और वैशाली ये दोनों क्षेत्र मिलके लिच्छवी गणराज्य में आते थे। ये जो दोनों प्रदेश का जो वर्तमान क्षेत्र है वह तत्कालीन उस समय के लिच्छवी गणराज्य के हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं, लिच्छवी गणराज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, बुद्ध ने, महावीर ने, विशाल ने, मोगलीपुत्तीस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी विशाल ने। अब व्याख्या में हम लोग देखते हैं, लिच्छवी गणराज्य की स्थापना सूर्यवंश का संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की थी। और यह सूर्यवंश के संस्थापक जो थे इक्ष्वाकु, उन्हीं के पुत्र थे। कौन? विशाल। महात्मा बुद्ध शाक्य कुल से थे, वहीं महावीर यात्रिक कुल से थे, यानी बुद्ध और महावीर दोनों वज्जी संघ से ही संबंधित थे। लिच्छवियों के राजा, लिच्छवी के जो एक राजा थे चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। जो एक दूसरा बिहार में जो दूसरा महाजनपद था मगध, उसमें लिच्छवी के राजा चेटक ने अपनी पुत्री चेलना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार से किया था। और महावीर की माता त्रिशला जो थी वह चेटक की बहन थी। चेटक की बहन त्रिशला जो थी वह महावीर की जो माता थी, वह जो त्रिशला थी वो चेटक की बहन थी। और चेटक कौन था? लिच्छवियों का राजा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। महात्मा बुद्ध वज्जी संघ के किस गणराज्य से संबंधित थे? ऑप्शन है आपके सामने शाक्य। अब आपको जैसा कि पता है वज्जी संघ में 8 गणराज्य थे, उन्हीं में से पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध का संबंध किस वज्जी संघ के किस गणराज्य से था। तो एक है शाक्य, बी है लिच्छवी, सी है ज्ञात्रिक, डी है विदेह, ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आपने पढ़ा ही है कि महात्मा बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से था, यानी ए ऑप्शन सही है। आज का 16वां प्रश्न, महावीर वज्जी संघ के किस गणराज्य से संबंधित थे? शाक्य, विदेह, ज्ञात्रिक, मल्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, ज्ञात्रिक कुल से थे। कौन? महावीर। शाक्य से महात्मा बुद्ध और ज्ञात्रिक से महावीर। आगे बढ़ते हैं, गुप्त वंश के किस शासक का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न का व्याख्या हम लोग देखते हैं। लिच्छवियों के साथ गुप्त वंश का वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ और गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। कुमार देवी के गर्भ से जन्म लेने के कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहिपुत्र भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुप्त शासक को, राजा को लिच्छवी दोहिपुत्र कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त, क्योंकि इनकी जो माता थी वो लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, और उनका विवाह हुआ था समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त प्रथम से, और इन दोनों का पुत्र हुए समुद्रगुप्त, इसलिए समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहिपुत्र कहा जाता है। लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कट्टागारशाला महावन में लिच्छवियों ने ही निर्माण करवाया था, जहां जाकर भगवान बुद्ध अपने उपदेश दिए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। गुप्त वंश के किस राजा को लिच्छवी दोहिपुत्र कहा जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, समुद्रगुप्त को, श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहिपुत्र कहा जाता है। आज का 19वां प्रश्न, प्रसिद्ध कट्टागारशाला जहां रहकर भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है आपके सामने, ए मल्लों ने, बी विदेहों ने, सी मौर्यों ने, डी लिच्छवियों ने, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी लिच्छवियों ने प्रसिद्ध कट्टागारशाला का निर्माण करवाया था, जहां बुद्ध जाकर उपदेश दिए थे। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में विदेह गणराज्य स्थित था? अब हम लोग वज्जी के बाद जो बिहार का एक महत्वपूर्ण गणराज्य था, वज्जी गणराज्य का एक महत्वपूर्ण, वज्जी संघ का एक महत्वपूर्ण जो गणराज्य था विदेह, उससे आते हैं। तो बिहार के किन क्षेत्रों में विदेह गणराज्य स्थित था?
ऑप्शन है आपके सामने पटना एम गया में, बी ऑप्शन मिथिला में, सी ऑप्शन वैशाली और मुजफ्फरपुर, डी ऑप्शन भागलपुर और मुजफ्फरपुर, और ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी मिथिला। वर्तमान मिथिला का क्षेत्र उस समय विदेह गणराज्य का क्षेत्र था। व्याख्या से देखते हैं विदेह के बारे में। विदेह राज वर्तमान समय का मिथिला के प्रदेश एवं नेपाल के तटवर्ती मधेसी क्षेत्र रहा है। जो उस समय का मिथिला विदेह था, जो वो वर्तमान मिथिला और नेपाल से सटे जो मधेसी क्षेत्र है वह क्षेत्र कहलाता था उस समय का विदेह। मिथिला के विदेह का वर्णन वेदों, ब्राह्मणों, रामायण एवं महाभारत में भी मिलता है, आपको आगे मिलेगा। ठीक है, सीता के बारे में जो कि विदेह की ही थी, उन्हें विदेही भी कहा जाता था। विदेह के लोग भी वज्जी संघ के सदस्य थे, इनकी राजधानी जनकपुर थी। तो वज्जी संघ का एक और गणराज्य था विदेह, और विदेह की राजधानी कहाँ थी? जनकपुर। उसी तरह लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। और पूरे वज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। आगे बढ़ते हैं, और इस अगर व्याख्या को आप अच्छे से सुने होंगे तो आगे के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, मिथिला के विदेह गणराज्य की राजधानी थी, कहाँ थी? ऑप्शन है आपके सामने वैशाली, राजगृह, पाटलिपुत्र, जनकपुर, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी जनकपुर थी मिथिला के विदेह गणराज्य की राजधानी। आज का 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में? ऑप्शन है आपके सामने यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विदेह का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है यजुर्वेद में। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, तो यजुर्वेद विदेह। ठीक, विदेह राजवंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह से माना जाता है। विदेह के जो राजा थे उनकी शुरुआत होते हैं इक्ष्वाकु के पुत्र निमि से, जो सूर्यवंशी थे। चूंकि इक्ष्वाकु ने ही सूर्यवंश की स्थापना की थी और वो सूर्यवंशी थे, तो इसलिए निमि विदेह भी क्या थे? उनके पुत्र थे और वे सूर्यवंशी थे। इसी वंश के दूसरे राजा, मीन्स विदेह जो राजवंश था उसके जो दूसरे राजा हुए मिथिजनक विदेह ने, उनका नाम था मिथिजनक विदेह ने मिथिला की स्थापना की थी। तो मिथिला की स्थापना किसने की थी? मिथिजनक विदेह ने, जो कि विदेह के दूसरे राजा हुए। तथा इसके पश्चात यहाँ के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा। तो जो सीता जी के पिता थे जनक, उनका नाम नहीं था वो, उनका नाम कुछ और था। लेकिन जो विदेह वंश के, जो विदेह के दूसरे राजा थे मिथिजनक विदेह, उनके नाम से ही वो काफ़ी प्रतापी राजा थे, काफ़ी मतलब उनका ख्याति थी। तो उनके नाम में जो जनक शब्द लगा था, तो उनके जनक शब्द को ही इसके बाद जितने भी राजा हुए उनके नाम के आगे जनक लगने लगा। तो कौन राजा थे? मिथिजनक विदेह, और वे दूसरे राजा थे। और उन्हीं के बाद सारे विदेह के राजाओं के नाम के साथ जनक लगने लगा। इस वंश में 68 राजा हुए। विदेह में कुल 68 राजा हुए। विदेह राजवंश के 25वें शासक शीरध्वज की पुत्री सीता का विवाह अयोध्या यानी कौशल के शासक दशरथ पुत्र राम से हुआ था। तो जो सीता जो पुत्री थी वो किनकी थी? शीरध्वज जनक की पुत्री, और वे विदेह के 25वें शासक थे। विदेह के 25वें शासक शीरध्वज जनक की पुत्री सीता थी, जिनका विवाह अयोध्या के शासक दशरथ पुत्र राम से हुआ था, जो कि हम महाभारत में अच्छे से देखे भी हैं। इस वंश के अंतिम राजा, तो विदेह वंश के अंतिम राजा यानी 68वें राजा करल जनक थे। इसके बाद मगध के राजा महापद्मनंद ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो जो टोटल महत्वपूर्ण 68 राजा हुए विदेह से, और 4 महत्वपूर्ण राजा का हम लोग को नाम याद रखना है। एक तो वो जिसने इसकी स्थापना की, निमि विदेह प्रथम, और दूसरे उसने जिसके नाम के बाद आगे के सभी राजाओं के नाम के आगे जनक लगने लगा, वे दूसरे राजा थे मिथिजनक विदेह। और तीसरा वे
25वें शासक जिनका नाम था शीर्ध्वज जनक, जिनकी पुत्री थी सीता, और विदेह के अंतिम राजा हुए करल जनक। और इनके बाद जो मगध का राजा था महानंद वंश का महापद्मनंद, इसने इस पे आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मगध में मिला लिया। ठीक, तो हमको नहीं लगता कि विदेह से संबंधित जो भी अब प्रश्न आएंगे तो आप इस नोट्स को अच्छी तरह सुन लिए होंगे, तो आप सारे प्रश्न के जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। विदेह राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, नीमी विदेह ने, मिथि जनक विदेह ने, शीर्ध्वज जनक ने, राजा करल जनक ने। ई ऑप्शन है, यहाँ पे राजा होगा। ठीक, ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी नीमी विदेह ने विदेह राजवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं, विदेह के किस राजा ने मिथिला की स्थापना की थी? ऑप्शन है आपके सामने, नीमी विदेह ने, मिथि जनक विदेह ने, शीर्ध्वज जनक ने, राजा करल जनक ने। और ये ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी मिथि जनक ने विदेह में के मिथिला की, जो विदेह की राजधानी थी मिथिला की स्थापना की थी, और विदेह की राजधानी जनकपुर थी। तो मिथिला की स्थापना किसने की थी? मिथि जनक ने। अगला प्रश्न लेते हैं, विदेह के किस राजा के नाम से यहाँ के सभी राजाओं के नाम के साथ जनक शब्द जुड़ने लगा? ऑप्शन है आपके सामने, नीमी विदेह, मिथि जनक, शीर्ध्वज जनक, करल जनक। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी मिथि जनक, जिन्होंने मिथिला की स्थापना भी की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, सीता विदेह के किस राजा की पुत्री थी? ऑप्शन है आपके सामने, नीमी विदेह, मिथि जनक, शीर्ध्वज जनक, राजा करल जनक। तो सी उत्तर होगा, शीर्ध्वज जनक, जो कि 25वें राजा थे विदेह के, उनके पुत्री थी सीता। पहले राजा नीमी विदेह, दूसरे राजा मिथि जनक। और मिथि जनक ने ही मिथिला की स्थापना की थी, और मिथि जनक के नाम के बाद ही सारे राजाओं का नाम के आगे जनक लगने लगा। और अंतिम राजा थे करल, ठीक, करल जनक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, विदेह राजवंश के अंतिम राजा कौन थे? तो अभी हम लोगों ने चर्चा की, राजा करल जनक विदेह के अंतिम राजा यानी 68वें राजा थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, मगध के किस राजा ने विदेह को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, बिंबिसार ने, महापद्मनंद ने, अजातशत्रु ने, ब्रह्मदत्त ने। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी नंद वंश के शासक महापद्मनंद ने मगध में विदेह को मिला लिया था। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल के अल्पक के बुल्ली गणराज वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र में स्थापित था? तो जो वज्जी संघ था उसमें 8 जो राज्य थे, उसमें एक अल्पक के बुली गणराज भी था। तो वो वर्तमान बिहार के किस क्षेत्र में आता था? ऑप्शन है भोजपुर, मुंगेर, भागलपुर, चंपारण और ई ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी भोजपुर। अब हम लोग अल्पक के बुली के बारे में एक शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। अल्पक के बुली गणराज वर्तमान बिहार के शाहाबाद, भोजपुर के क्षेत्रों में स्थापित था। ठीक, बुली लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। अल्पक के बुली किस धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इन्होंने बुद्ध के अवशेषों का एक अंश प्राप्त किया एवं उस पर स्तूप का निर्माण करवाया। किन्होंने? तो अल्पक के बुली ने। और ये लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, और शाहाबाद वर्तमान भोजपुर का क्षेत्र उस समय अल्पक के बुली गणराज का क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं और आज का 30वां प्रश्न लेते हैं, अल्पक के बुली गणराज किस धर्म को मानते थे? ऑप्शन है आपके सामने, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक संप्रदाय, शैव धर्म और ई ऑप्शन है 5वां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बौद्ध धर्म को मानते थे अल्पक के बुली गणराज। 31वां प्रश्न, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? अब हम लोग अंग महाजनपद को देखते हैं। पटना एवं गया में, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में, भागलपुर एवं मुंगेर में, मिथिला एवं नेपाल में, और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अंग जो है वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र था, यानी सी ऑप्शन सही होगा। अब हम लोग एक बार इस अंग के बारे में व्याख्या के माध्यम से देख लेते हैं। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत आते थे। तो अंग महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान बिहार के कौन से जिले आते हैं? आते थे भागलपुर और मुंगेर, और इसकी राजधानी चंपा थी। ठीक, आपने महाभारत में सुना होगा अंगराज कर्ण, ठीक, वही अंग है ये। बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में
की जाती थी, यानी काफी वैभव था चंपा का। उस समय में जो 6 बड़े बड़े महानगर थे उसमें चंपा का भी नाम आता था। अंगराज का प्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंगराज का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्व में से। अ से अंग और अ से अथर्ववेद। ठीक, इसकी स्थापना अंग नामक शासक ने की थी। पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम मालिनी था। पुराण और महाभारत में जो चंपा है ना, उसको मालिनी पुकारा गया है, तो मालिनी चंपा का पुराना नाम था। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार इस नगर के निर्माण की योजना सुप्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने की थी। यानी चंपा नगर का जो निर्माण था वो किसने की थी? वास्तुकार महागोविंद ने की थी। प्राचीन काल में चंपा नगरी अपने व्यापार व वैभव के लिए विख्यात रही। अगर आप इस प्रश्न के व्याख्या को अच्छे से सुने होंगे तो आगे के कई प्रश्न का उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन है गया, गिरिब्रिज, वैशाली, चंपा और पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी चंपा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम अंगराज का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग पढ़ लिए हैं, और सही उत्तर है अथर्ववेद। अ से अंग, अ से अथर्ववेद। और विदेह का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद में। बिहार में, ऋग्वेद में बिहार को क्या कहा जाता है ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, कीकट कहा गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। पुराणों तथा महाभारत में चंपा का पुराना नाम था। क्या था चंपा का पुराना नाम? हम लोग व्याख्या में पढ़ लिया है। ऑप्शन है मालिनी, श्रावस्ती, काशी, साकेत और पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, पुराणों और महाभारतों में चंपा को मालिनी कह के पुकारा गया है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के अनुसार चंपा नगर के निर्माण की योजना किस सुप्रसिद्ध वास्तुकार ने की थी? ऑप्शन है आपके सामने वसाकर, महागोविंद, विश्वकर्मा, ब्रह्मदत्त और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसको भी हम लोग व्याख्या में देख लिए हैं। आपने व्याख्या को अच्छे से सुना होगा तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी महागोविंद। अगला प्रश्न लेते हैं। महान परिनिर्माण सूत्र के अनुसार महाजनपद काल का कौन सा महानगर अपने वैभव और वाणिज्य व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, चंपा और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी चंपा अपने व्यापार वैभव के लिए प्रसिद्ध था। और यह कहां पे कहा गया है? महापरिनिर्माण सूत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अंगराज का उल्लेख किस नाम से किया है? ऑप्शन है आपके सामने सीयूकी, मालिनी, चेनम्पो, पोलीब्रोथा और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी मालिनी, सॉरी ऑप्शन सी यानी चेनम्पो। मालिनी को पुराणों में, वेदों और पुराणों में अंग को मालिनी कहा गया है, लेकिन ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था उसने अपने चंपा का उल्लेख चेनम्पो नाम से किया है। और जो पोलीब्रोथा कहा है किसने? यूनानी जो था मेगस्थनीज ने पटना को पोलीब्रोथा कहा, पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा की संज्ञा दी है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने, हम लोग इस प्रश्न के व्याख्या को देखते हैं। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अंगराज को चेनम्पो कहा है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अंग क्षेत्र का उल्लेख चेनम्पो के रूप में किया है। मगध तथा अंग महाजनपद को चंपा नदी पृथक करती थी। मगध और अंग की जो बॉर्डर थी वह चंपा नदी थी। ठीक, कालांतर में मगध ने संपूर्ण अंगराज को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री चंदना महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? महावीर के जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला तो चंदना थी। और चंदना कौन थी? तो अंग राजा दधिवाहन की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मगध तथा अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? ऑप्शन है आपके सामने अस्सी नदी, वरुण नदी, चंपा नदी, अस्किनी नदी और पांचवा ऑप्शन है ई। तो व्याख्या में हम लोग देखा कि चंपा नदी मगध और अंग महाजनपद को पृथक करती थी। 29वां प्रश्न लेते हैं आज का। जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी।
अपाला, लोपमुद्रा, चंदना, गौतमी, पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी चंदना। और चंदना कौन थी? तो अंगराजा दधिवाहन की पुत्री थी। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला चंदना किसकी पुत्री थी? तो मगध के राजा बिंबिसार की, मगध के राजा चंद्रगुप्त मौर्य की, अंग के राजा दधिवाहन की, और डी ऑप्शन है विदेह के राजा मिथिजनक की। और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जैन धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला चंदना जो थी वो अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। तो इसी के साथ आज का जो 40 MCQ महाजनपद काल से था, जो कि बिहार प्रोस्पेक्टिव से, वो समाप्त होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड थे। हम लोग ने इन सारे जितने भी टॉपिक्स आज कवर किए हैं ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि अगर यहाँ से प्रश्न महाजनपद काल को बिहार से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है तो इससे आपको एक भी प्रश्न बच नहीं पाएगा। हम लोगों ने जिस तरह से, जिस ब्रॉडली के साथ आज के टॉपिक्स को कवर किया है, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।